बता दो, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी की किसी और चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी पिछली क्लास थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकायदा हमारा चार्जर ख़त्म हो गया था लैपटॉप का, तो अचानक बंद हो गया वो, उसकी वजह से। बाकी की आज कोई परेशानी नहीं आने देंगे, तो जहाँ तक वहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा कमेंट्स करके बता दीजिए बाकी की सारी चीज़ें क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और उसका हमारा पार्ट 2 चलेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। और आपको मैंने पढ़ाया था इसे हमें किसके अंतर्गत पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ना था, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हमें इसे पढ़ना था, ठीक है। तो जी, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत इसे पढ़ना था, तो आपको ये क्लियर करना है। शिवानी बेटा अभी रेगुलर हम लगाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा आपको, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में ये क्लियर कराया था, तो थोड़ा सा जल्दी से मैं इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ग्रंथियां। क्या पढ़ना होता है, ग्रंथियां, अर्थात हम ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, ग्लैंड्स। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम किसे पढ़ते हैं, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, हम ग्रंथियों को पढ़ते हैं। अब इन ग्रंथियों से आपको याद रखना है कि हम किन्हें ग्रंथियां कह रहे हैं, कि वे ग्रंथियां जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन, देखिए आप लोगों को समझना है, ग्रंथियां किन्हें कहेंगे, वे ग्रंथियां जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन होता है, अर्थात स्रवण होता है, वे क्या कहलाती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ग्रंथियां। अब जो ग्रंथियां थी वो कितने प्रकार की होती हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका था, तो वही सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। अब देखिए, ग्लैंड्स किसे कह रहे हैं, जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन निकले, उन्हें हमने क्या कहा, ग्रंथियां कह दिया। अब जिन ग्रंथियों से केवल जूस और एंजाइम्स निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जिन ग्रंथियों से केवल क्या निकले, जिन ग्रंथियों से केवल जूस और एंजाइम निकले, उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एक्सोक्राइन, अर्थात इन्हें कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां। तो बेटा ये भी आपको याद रखना है। तो जिन ग्रंथियों से जूस और एंजाइम निकले वो कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन निकले उन्हें क्या कहेंगे, तो जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन निकलता है उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, इनको मैं दोनों को लिखा रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात इसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए बेटा, आप लोग जो पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास कब लगती है एनटीपीसी की, शिवानी, तो देख लीजिए, ध्यान रखिए, ये वही टॉपिक है जो हमारे एनटीपीसी में आने हैं। तो कंडीशंस में ध्यान रखिए, बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद भी रखना है वो सारी चीज़ें। तो देखिए, ग्रंथियां किन्हें कहा, जिनसे जूस और एंजाइम निकले उन्हें एक्सोक्राइन कहा, अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि, और जिससे केवल हार्मोन निकले उसे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड कहा, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि कहा। और जिनसे तीनों का सिक्रेशन हो, अर्थात जूस भी निकले, एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले, तो जिससे इन तीनों का सिक्रेशन होता है, जिससे इन तीनों का सिक्रेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, अर्थात इसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जिससे आपका जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों निकल रहा है, उसे हमने क्या कहा है, उसे हमने कहा है मिक्स्ड ग्लैंड का है, अर्थात मिश्रित ग्रंथि का है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। आप सभी को राधे राधे बेटा। तो ध्यान रखेंगे कि आपको कुछ चीजें क्लियर करके चलना है कि ग्रंथियां किन्हें कह रहे थे, तो आपको याद रखना था जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन्स निकले ग्रंथियां कहलाती हैं। जूस और एंजाइम निकलने वाली ग्रंथियां क्या कहलाएंगी, बहिस्रावी, और जिससे हार्मोन सीक्रेशन होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है, और जिससे केवल तीनों का श्रवण होता है उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इस आधार पर मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर कराई थी, वो ब्लैक मार्क कर दो मुझे।
तो मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर कराई थी जिनको मैं क्लियर करूं कि जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती हैं, तो बेटा मैं आपको पढ़ा चुका था 6 या 7, पिछला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। 6 या 7 हमारी कौन सी ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। इन्हें आज हमें पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे आज, और मिश्रित ग्रंथि की जो संख्या होती है वो 1 होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी। बाकी की मैं इस वाली ग्रंथि को यानी एक्सोक्राइन को और मिक्स्ड ग्रंथि को मैं पिछले वीडियो में क्लियर करा चुका था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या पढ़ेंगे, हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो मैं यहां क्लियर करा रहा हूं आपको, इसको देखेंगे आप, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, एंडोक्राइन ग्रंथियां किन्हें कहेंगे। सबसे पहले जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन का स्रावण होता है वो क्या कहलाती हैं, या वे ग्रंथियां जो केवल हार्मोन को निकालती हैं या हार्मोन बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। तो वे ग्रंथियां, थोड़ा सा लिख लेते हैं, वे ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वे ग्रंथियां जो केवल क्या बना रही हैं, हार्मोन्स बना रही हैं, उन्हें हमने क्या कहा, एंडोक्राइन ग्लैंड कहा। देखिए मैंने अभी जस्ट आपको कुछ चीजें पढ़ाई कि इनकी संख्या कितनी थी। तो देखिए यहां पर कितना लिखा था, 9। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बेटा याद रखने हैं कि इनकी कुल संख्या होती है 9 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अभी हमें इन्हीं 9 ग्रंथियों को पढ़ना है। उससे पहले जब हम इसको क्लियर करेंगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तो मैं इस चीज को साफ करने वाला हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए, वरना फिर मैं इसे साफ कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे आप लोग, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा टॉपिक क्लियर कराना है। ये टॉपिक हम पिछले बार भी क्लियर कर चुके थे थोड़ा सा। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, कमेंट्स करके बता दीजिए, तो जिससे मुझे जल्दी से आपका ये समझने में आसानी होगी। तो प्लीज जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। चलिए तो मैं इसे साफ करने वाला हूं आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है यहां से, ठीक है। चलिए अभी इससे आगे बढ़ेंगे और आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों को मैं क्लियर कराने वाला हूं। तो देखिए हम यहां से पढ़ने वाले थे कि एंडोक्राइन ग्रंथियों की संख्या कितनी है, 9 है। देखिए कौन कौन सी 9 होती हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट कराता हूं। सबसे पहले पहली जो है वो है हाइपोथैलेमस। पहली जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है। कौन सी है, हाइपोथैलेमस। अब आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस में आपको क्या याद रखना है कि ये कहां होती है, ये मस्तिष्क में होती है, ये ब्रेन में होती है। मैं क्लियर कराऊंगा इन सबको। और दूसरी जो ग्रंथि होगी उसको आपको याद रखना है, वो कौन सी होगी, वो होगी पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देखिए मैं अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सारे को क्लियर करा रहा हूं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको समझनी है। अब दूसरी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, बहुत सारे नाम है, सारा डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे बस। पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके बाद में तीसरी जो ग्रंथि है उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड अर्थात पीनियल ग्रंथि। देखिए आपको पीनियल ग्रंथि थोड़ा सा समझना है, यहां पर पीनियल ग्रंथि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगी। देखिए हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, ये तीनों ही हमारे कहां स्थित होती हैं, ब्रेन में उपस्थित होती हैं। ब्रेन मतलब मस्तिष्क में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड कहां पाई जाती हैं, तो आपको बेटा याद रखना है कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड कहां पाई जाती हैं, तो आपको क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ये मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इतना क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैंने मस्तिष्क क्लियर कराया, अब इसके बाद में नीचे वाला पोर्शन हम क्लियर करेंगे। तो देखिए मस्तिष्क के बाद में जो दूसरा पोर्शन होगा वो क्या आएगा, गला आएगा। तो गले में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम थोरेसिक बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड्स, थोरेसिक ग्लैंड। तो उनको मैं क्लियर कराता हूं। देखिए थोरेसिक ग्लैंड्स में जो हमारी प्रमुख ग्लैंड्स होंगी उनमें आएगा थायराइड ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड अर्थात थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। तो ये थायराइड ग्लैंड आपको याद रखनी है। और दूसरी अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है पैराथायराइड ग्रंथि, क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि इसे हम क्लियर करेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि, अब देखिए आपको समझना है पैराथायराइड ग्रंथि को। देखिए आपने देखा कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि अब ये हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो बेटा आपको याद रखना है ये दो ग्रंथियां होती हैं जो हमारे थोरेसिक में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? थोरेसिक, अर्थात इन्हें हम थोरेसिक ग्लैंड भी कहते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि मानव शरीर में थोरेसिक ग्लैंड कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है थोरेसिक कौन कौन सी ग्लैंड्स होंगी? थायराइड होगी और कौन सी होगी? पैराथायराइड होगी। तो ये क्लियर करना है आपको। तो इसे हम कहां कहेंगे? हिंदी में लिखें तो गले में उपस्थित होती है, गला लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने थोरेसिक लिख दिया है। आगे इसके बाद में अब कहां चलेंगे? तो इसके बाद में हमारा क्या आता है? चेस्ट आता है। तो चेस्ट में कौन सी ग्रंथि होती है उसको पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है चेस्ट में जो ग्रंथि होती है इसका नाम है थाइमस। कौन सी ग्लैंड्स? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहां होती है? चेस्ट में होती है। तो इसको याद रखने में हिंदी में भी लिख देता हूं थाइमस, थाइमस ग्रंथि। अब ये थाइमस जो ग्रंथि है ये आपके कहां पाई जाती है? तो बेटा आपको याद रखना है कि ये हमारे चेस्ट में पाई जाती है। चेस्ट मतलब सीने में। कहां पाई जाती है? सीने में पाई जाती है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर करनी थी, ठीक है। अभी इसके बाद में हम बात करें तो आपको और क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। अगर नीचे दिख रहा है तो मैं नीचे क्लियर कर देता हूं। देखिए नीचे हमारा जो बनेगा कौन सा बनेगा? फिर नीचे की ओर पेनक्रियाज, एब्डोमिनल में, है ना। तो हम पेट पर आ रहे हैं और यहां पर बनेगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अब पेनक्रियाज जो होता है वो कहां स्थित होता है? तो एब्डोमिन में, एब्डोमिनल, ठीक है। एब्डोमिनल में हमारे कहां स्थित होता है? एब्डोमिनल कैविटी बोल सकते हैं, गुहा बोल सकते हैं, कैविटी लिख दूं, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी जो हमारा पेट वाला जो हिस्सा होता है वहां पर ये पाया जाता है अग्नाशय। अब देखेंगे आप कि मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, देखिए अभी हम एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं और इससे पहले पढ़ा चुका था एक्सोक्राइन, तो दोनों में ही पेनक्रियाज आया है। तो आपको बेटा याद रखना है कि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करता है, अर्थात जिन्हों से जूस, हार्मोन और एंजाइम तीनों का स्रावण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो पेनक्रियाज जो है वो मिश्रित ग्रंथि का ही अच्छा उदाहरण है, इसीलिए हम इन दोनों में ही इसको क्लियर कर लेते हैं, अलग से नहीं पढ़ते, समझ रहे हैं। तो आपको याद रखना है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होगा? अग्नाशय, एब्डोमिनल कैविटी में ये स्थित होगा। कोई बात नहीं गिरधारी, आपको क्लियर करना है इन सारी चीजों को। और जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, दोस्तों को भी शेयर करते चलिए चैनल को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सर ऑटो फोकस हो रहा है, बार बार पे दिक्कत दे रहा है। ऑटो फोकस ऑफ नहीं किया इसका? नहीं, कोई दिक्कत दे रहा है फिर, ये रोज तो नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। समीर, ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो शायद अगर मे बी अगर सब कुछ सही रहा तो शायद 21 सितंबर से सुन रहे हैं कि ओपन हो जाएगी। अगर होती हैं तो आप लोगों को स्वागत है आपका बीजी क्लासेस में, तो आप लोग जरूर आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। अगर ऑफलाइन क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया? थोड़ा हिल ही गया वो। चलो क्लियर है अभी? अभी क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जल्दी जल्दी बताइए विकास। चलो ये चीजें क्लियर करनी थी। तो अग्नाशय, अग्नाशय एब्डोमिनल कैविटी, तो आपने देखा अभी तक हमने इतनी सारी पढ़ी हैं। अभी देखिए इसके बाद में कौन कौन सी प्रमुख होंगी तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके बाद में नीचे ज्यादा बनेंगी नहीं, तो मैं यहां बना देता हूं। तो यहां पर आपको देख लेना है कुछ प्रमुख, तो उनको समझेंगे। इसके बाद में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी वो कौन सी बनेगी? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिवृक्क। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो इसकी स्थिति कहां होगी? किडनी में। इसकी स्थिति कहां होगी?
किडनी अर्थात वृक्क के ऊपर स्थित होती है। ये जो मतलब आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स जो हमारी किडनी है वो इस टाइप की है किडनी, और इस किडनी के ऊपर इस टाइप की ये टोपीनुमा आकृति के रूप में यहां पर स्थित होती है थोड़ी सी, तो इसीलिए एड्रिनल ग्रंथि की जो आकृति है वो टोपीनुमा होती है। तो आपको याद रखना है ये दोनों किडनियों के ऊपर होती है, इसलिए इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क मतलब किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो आपको याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि मतलब कहां स्थित है, किडनी में, किडनी के ऊपर स्थित है वृक्क पर, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, ऐसे आपको याद रखना है। अब इसके बाद में लास्ट हम पढ़ेंगे गोनेड्स। गोनेड्स, गोनेड्स को हम कह देते हैं जनद। क्या कह देते हैं, जनद कह देते हैं। अब जनद क्या होता है ये आपको याद रखना है, और इससे हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट होगा, तो इसको आप लिख सकते हो ये स्थित होता है बिलो इंटेस्टाइन, यानी कौन सी इंटेस्टाइन, लार्ज, ठीक है, आंतों के नीचे स्थित होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे बोल सकते हो, तो आंतों के नीचे बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, क्लियर। अब देखिए ये गोनेड्स क्या होते हैं, जनन अंगों में सहायक करते हैं। अब जनन अंग कौन से होते हैं हमारे, आप सब लोग जानते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, तो दोनों के नीचे जो स्थित होते हैं वो गोनेड्स हैं। तो ये सारी जो ग्रंथियां हैं इनके स्पेशल काम है, उन सबको ही हमें पढ़ना है। तो आप लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से मैंने आपको क्लियर किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो आपको याद रखना है वे ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए उन्हें क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 9 होती है। और इसमें जो प्रमुख हैं वो 9 में कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी हाइपोथैलेमस, दूसरी है आपकी पीयूष ग्रंथि, तीसरी है आपकी पीनियल, और ये तीनों कहां पाई जाती हैं, मस्तिष्क में। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि मैंने आपको अभी, आप अंगों से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी चीजों को गौर करेंगे कि यहां पर केवल सबसे ज्यादा 3 ग्रंथियां हैं, यहां पर 2 हैं थोरेसिक में, लेकिन चेस्ट में कितनी है, 1, एब्डोमिनल में कितनी है, 1, किडनी में कितनी है, 1, आप 2 भी मान सकते हो, एड्रिनल ग्रंथियों की संख्या 2 होती है, तो आप इसको 2 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आप गोनेड्स की बात करें तो इनको भी आप 1 या 2 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 1 या 2। तो कंडीशंस में आपको याद रखना है कि ये क्या इंपॉर्टेंट बनेंगी आपके लिए। तो देखिए बेटा, कुछ चीजें हम बात करें तो ये ग्रंथियां कहां पर कितनी कितनी होती हैं, चेस्ट में 1, एब्डोमिनल कैविटी में आपकी 1, किडनी में 2 हो जाती है, तो इसलिए हम इसे 2 मान लेंगे, बिलो इंटेस्टाइन 1 या 2 लगभग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब करें बात कि मस्तिष्क में मानव शरीर में सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, तो आप क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। लाइट कम दिख रही है, लाइट तो कम नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा लाइट है। चलिए तो हम इसको भी क्लियर करेंगे, बाकी की सारी चीजें क्लियर करेंगे। इन सारी चीजों को क्लियर करो, थोड़ा शॉर्ट वाली जला लो, देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आपको क्लियर करना है ये चीजें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक ग्रंथियां मानव के शरीर में कहां पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो आप क्या कहेंगे, मस्तिष्क में सबसे ज्यादा है। कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। तो आपको बेटा ये सारी चीजें याद रखनी है, मैं इन्हीं सब की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर्स आप सभी को देना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, अर्थात मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आएगा अभी। तो जल्दी जल्दी अपने करेक्ट करके आंसर्स दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे इसको। चलिए विकास, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर है, तो देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, विकास ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि, उसको हम बात करते हैं थायराइड। तो आपको याद रखना है थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो आपकी होगी थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी, तो थायराइड ग्रंथि है, ये आपको क्लियर करना है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हुई, थायराइड ग्रंथि, ये क्लियर करना है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और क्लियर करें तो आपको क्या याद रखना है कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए
कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अब बताइए, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे इसका। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताइए। वेरी गुड, पीयूष ग्रंथि। देखिए शिवांगी बिल्कुल करेक्ट है, विकास करेक्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी आपकी, तो याद रखना है आपको, पीयूष ग्रंथि होगी। कौन सी ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि। क्लियर है बेटा, इसको क्लियर करिए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी वो कौन सी ग्रंथि होगी आपकी, वो पीयूष ग्रंथि होगी। इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। अब बताइए मुझे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी क्लियर करिए। अब जो क्वेश्चंस आने हैं वो इतने ही आने हैं और आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे इसे। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आपको क्लियर कर लेना है बेटा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए बनने वाली हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा बोर्ड बड़ा गड़बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहां से कितना तो गंदा है, क्या कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल साफ नहीं है बोर्ड, कोई और कपड़ा नहीं है। एक मिनट वेट करेंगे बस, इसे मैं थोड़ा सा साफ करूं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा दाग छोड़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं आगे। देखिए अब इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ें देखेंगे। चलिए तो हम देख लें। सबसे पहले आपको मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं। जैसे सबसे पहली जो ग्रंथि हमने पढ़ी थी अभी, हाइपोथैलेमस, तो मैं उसी को क्लियर करा देता हूं थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस, देखिए इससे हमारे लिए क्या क्वेश्चंस बनेंगे और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी, उन सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए हाइपोथैलेमस, सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि हाइपोथैलेमस स्थिति कहां होती है हाइपोथैलेमस की। तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं ब्रेन वाले टॉपिक में, तो आपको याद रखना है। देखिए ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और इसे हम कहते थे पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इन 3 रूपों में ये पाया जाता है। अब ये 3 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनेंगे उनको याद रखना है। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके फोर ब्रेन में स्थित होता है। तो इसकी स्थिति कहां है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस कहां स्थित होता है, तो आपको बताना है कि ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपका फोर ब्रेन में स्थित होता है। कहां होता है, फोर ब्रेन में। तो ये कहां स्थित होता है, फोर ब्रेन में, आपका अग्र मस्तिष्क में ये स्थित होता है हाइपोथैलेमस। किस मस्तिष्क का भाग है, तो फोर ब्रेन मस्तिष्क का ये भाग होता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है, तो मैं क्लियर करूं तो आप लोगों को याद रखना है ये किसका पार्ट बना, फोर ब्रेन का पार्ट बना, मस्तिष्क के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो इसका एज अ मस्तिष्क के रूप में क्या कार्य है, अगर हमारे ब्रेन के रूप में रहता है तो क्या कार्य है। देखिए अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ने वाले हैं, इसका ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं, यानी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं कि ये ग्रंथि के रूप में क्या कार्य करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मस्तिष्क के रूप में भी कार्य बता देता हूं, ग्रंथि के रूप में भी कार्य बता देता हूं, तो दोनों चीजों को आपको क्लियर करना है। देखिए कैसे, वो सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं। अब आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है, अब कैसे समझनी है उन चीजों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसका जो कार्य है ह्यूमन बॉडी के ब्रेन के रूप में, तो देखिए क्या करता है ये हमें प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, ठीक है, नींद बोल सकते हो आप, सोना या नींद है ना, नींद आदि क्रिया या मूड हमारा है ना, टेंशन, जो भी चीजें हैं इन सब का क्या करता है, नियंत्रण। तो प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, नींद आदि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। आदि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, पसीना, सोना, नींद आदि का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये एज अ मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है कि आपको बहुत सारी जो दैनिक क्रियाएं हैं इन सारी चीजों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब देखिए यहां पर एज अ ग्लैंड क्या कार्य करेगा वो आपको समझना है। अगर ग्रंथि के रूप में ये कार्य करेगा तो क्या करेगा, तो देखिए ग्रंथि से क्या स्रावित हो रहे थे, इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे थे, क्योंकि इससे क्या स्रावित हो रहा है, हार्मोन। तो हार्मोन कौन सा स्रावित होगा, तो सबसे पहले तो आपको हार्मोन का नाम याद रखना है। तो इससे क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन। अब हार्मोन कौन सा स्रावित होता है ये आपको याद रखना है। तो इससे हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है टीआरएच। कौन सा हार्मोन, टीआरएच हार्मोन स्रावित होता है। अब टीआरएच का फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है। तो देखिए टीआरएच का फुल फॉर्म होता है थायरो, ठीक है, थायरोट्रिप्सिन हार्मोन हम बोल सकते हैं। तो थायरोट्रिप्सिन हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन बात कर लिए, थायरोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए थायरोट्रोपिक हार्मोन से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को संतुलित करता है या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इस हार्मोन का कार्य क्या है हमारी बॉडी में, तो ये हार्मोन कार्य क्या करता है, तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तापमान को। टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, यानी किसको नियंत्रित करता है, तापमान को। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारी बॉडी में तापमान को नियंत्रित कौन करता है, थायरोट्रिप्सिन हार्मोन करता है या थायरोट्रोपिक हार्मोन करता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, ग्रंथि हार्मोन कौन सा निकलता है, टीआरएच। कौन सा हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। और इसका कार्य क्या है, बॉडी में टेम्परेचर का नियंत्रण करना। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रंथि को मानव शरीर का तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है, तो आप क्या लगाएंगे, हाइपोथैलेमस लगाएंगे कि मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, तो इसे क्या कहते हैं, मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि। तो मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि हम किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे थायरोट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को नोट करता है या रिकॉर्ड करता है या बैलेंस बना के रखता है। तो मानव बॉडी टेम्परेचर होता कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे जी। देखो बेटा वो थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा टीएसएच, अभी क्लियर करेंगे उसको भी। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करेगा, अभी बताऊंगा। वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है जो 11 है। वेट करिए, ज्यादा आगे मत बढ़िए, समझिए कुछ चीजों को, ठीक है। विकास समझना थोड़ा सा है ना, अभी उनको भी क्लियर करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे यहां से। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो आप बता रहे हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो इन सारी चीजों को मैं यहां पर थायरो को सही लिख दूं, थायरो ऐसे करके आपको याद रखना है, ट्रॉपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, इतना क्लियर करना है।
अब देखिए इस ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और एक और नाम से जानते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, देखिए किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है, तो भी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी किसको कहा जाता है, तो भी आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसको क्यों कहते हैं, कि इसे क्यों कहते हैं सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। तो बेटा आपको कुछ चीजें समझनी है, क्यों समझनी है वो बताता हूं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा अभी मैंने जो ग्रंथियां पढ़ाई वो टोटल कितनी पढ़ाई, 9 पढ़ाई। एंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या कितनी पढ़ाई, 9 पढ़ाई। तो आपको देखना है 9 ग्रंथियों में से एक ग्रंथि तो आपकी कौन सी हो गई, हाइपोथैलेमस, और एक कौन सी हो गई, पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो गई, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो गौर करना बेटा आप कि पीयूष ग्रंथि अपने आप में एक हो गई, एक हाइपोथैलेमस हो गई, बची कितनी, 7 ग्रंथियां। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि 7 बची हुई 7 ग्रंथियों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, वो पीयूष ग्रंथि करती है। तो 7 ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करता है जो बची हुई थी, 7 ग्रंथियों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, लेकिन अब पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, तो आपको बेटा याद रखना है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि कह रहे थे, मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, अर्थात मास्टर ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो अन्य 7 ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। लेकिन इतनी सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करने वाला या पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करने वाला कौन है वास्तव में, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड। तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बता दें। चलिए जल्दी जल्दी क्लियर करके बता दें। अगर कोई आपसे पूछता है हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो वास्तव में हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन कार्य कौन कर रहा होता है, पीयूष ग्रंथि। इसलिए कंट्रोलर कौन है, प्रमुख, हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि वो 7 ग्रंथियों का नियंत्रण कर रही है। लेकिन पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे, हाइपोथैलेमस को कहेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके चलिए सबका क्लियर है, तो फिर ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी थी। अब यहां से जो क्वेश्चन निकलने थे वो आपके लिए कुछ चीजें याद रखने हैं। देखिए अगर क्वेश्चन सीधे सीधे आए कि मानव शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है, तो कौन होगा, थायरोटॉपिक हार्मोन होगा। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है रेगुलेट, देखो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है मानव शरीर का लगभग में। अगर हम बात करें 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग में, लेकिन हम इसे टोटल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं। तो आपको बेटा याद रखना है, तो कंडीशंस में क्या याद रखना है कि इन सारी चीजों को जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित बनाने का कार्य कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कर रही है, ग्रंथि कर रही है, ऐसे आपको याद रखना है। लेकिन जब ये मस्तिष्क में होगा तो क्या कार्य करेगा, प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, इन सब का नियंत्रण करेगा। नफरत भी बोल सकते हो, जब प्यार करेंगे तो नफरत भी करेंगे, तो कंडीशंस में ये सभी आ जाएगा। घृणा भी करेंगे, जब गुस्सा करेंगे तो घृणा भी करेंगे। सभी चीजों का नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। क्लियर बात समझ में आ गया। चलिए तो ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से मैं इसे क्या करूंगा, साफ करूंगा फिर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मुझे क्लियर करके बता दीजिए आप लोग, जल्दी से क्लियर करेंगे। चलिए फिर मैं इसे साफ कर देता हूं। आपको बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना है, इसको आप जरूर करिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मुझे पता है 9 बजे किसी का भी पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी क्लास के प्रति सीरियस हैं, अपने एग्जाम्स के प्रति सीरियस हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आपको इसे क्लियर कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो उनको
ओके चलो बढ़िया है, तुम्हारा मन तो होता है कहीं ना कहीं, मैं तो सोचा किसी का भी मन नहीं होता। ठीक है चलिए, तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही ग्रंथियों का हम क्लियर करते हैं। अब जो क्लास लगेगी वो आपकी कल लगेगी, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आज तो वो मैंने आपको टाइम दे दिया था, इस वजह से रेगुलर टाइम देकर टाइम पर क्लास नहीं हो पाती थी, तो थोड़ा सा जल्दी में आ जाए थे। ठीक है, तो कल हम यहां से पीयूष ग्रंथियां और इसकी सारी ग्रंथियों को हम क्लियर करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के। तो आज की क्लास यहीं पर पोस्टपोन करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और शिवांगी मैं बता दूं 21 सितंबर तक शायद पॉसिबल है कि कोचिंग ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो तब आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी जल्दी जल्दी आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और फिर हम इसके बाद क्लास जो लेंगे वो आपकी नेक्स्ट डे यानी कल लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, और राधे राधे। आप सभी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। मैं 5 मिनट आपके डाउट सेक्शन के लिए छोड़ देता हूं, बताइए जल्दी जल्दी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है, तो प्लीज ये सब चीजें आपको जरूरी है, ये सारी चीजें आप लोग करते रहेंगे। चलिए जी दाऊ जी होने वाली हैं, कोचिंग भी ओपन होंगी, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर जय हिंद, राधे राधे आप सभी को, गुड नाइट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जी क्लासेस में। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए ये गेट लगाओ, जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाइए और फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी, राम राम जी, के ठाकुर जी, चलिए मोनिका गुड इवनिंग बेटा। चलिए मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूँ, मोना जैन प्लीज शेयर, ओके थैंक यू मोना। विकास गुड इवनिंग, पवन राठौर राधे राधे बेटा, शिवांगी राजावत गुड इवनिंग बेटा, वर्षा गुड इवनिंग, रानी गुड इवनिंग, पवन राम राम जी, सतीश राठौर राधे राधे, अरवाज गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी, सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। सर आप कहाँ पर हो, ऑनलाइन आ जाओ। आ गया हूँ नगमा बेटा, आ गया हूँ, टेंशन ही नहीं लो। मानवेंद्र गुर्जर हरगमा जय हिंद। सर आप मुझे जल्दी जल्दी बता दो, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी की किसी और चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी पिछली क्लास थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकायदा हमारा चार्जर ख़त्म हो गया था लैपटॉप का, तो अचानक बंद हो गया वो, उसकी वजह से। बाकी की आज कोई परेशानी नहीं आने देंगे, तो जहाँ तक वहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा कमेंट्स करके बता दीजिए बाकी की सारी चीज़ें क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और उसका हमारा पार्ट 2 चलेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। और आपको मैंने पढ़ाया था इसे हमें किसके अंतर्गत पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ना था, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हमें इसे पढ़ना था। ठीक है, तो जी तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत इसे पढ़ना था, तो आपको ये क्लियर करना है। शिवानी बेटा अभी रेगुलर हम लगाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा आपको, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। चलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में ये क्लियर कराया था, तो थोड़ा सा जल्दी से मैं इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ग्रंथियां। क्या पढ़ना होता है, ग्रंथियां, अर्थात हम ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, ग्लैंड्स। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम किसे पढ़ते हैं, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, हम ग्रंथियों को पढ़ते हैं। अब इन ग्रंथियों से आपको याद रखना है कि हम किन्हीं ग्रंथियां कह रहे हैं, कि वे ग्रंथियां जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन, देखिए आप लोगों को समझना है, ग्रंथियां किन्हें कहेंगे, वे ग्रंथियां जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन होता है अर्थात स्रवण होता है, वे क्या कहलाती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ग्रंथियां। अब जो ग्रंथियां थी वो कितने प्रकार की होती हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका था, तो वही सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। अब देखिए ग्लैंड्स किसे कह रहे हैं, जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन निकले उन्हें हमने क्या कहा, ग्रंथियां कह दिया। अब जिन ग्रंथियों से केवल जूस और एंजाइम्स निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जिन ग्रंथियों से केवल क्या निकले,
जिन ग्रंथियों से केवल जूस और एंजाइम निकले उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन, अर्थात इन्हें कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? बहिस्रावी ग्रंथियां। तो बेटा ये भी आपको याद रखना है। तो जिन ग्रंथियों से जूस और एंजाइम निकले वो कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन निकले उन्हें क्या कहेंगे, तो जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन निकलता है उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, इनको मैं दोनों को लिखा रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात इसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए बेटा, आप लोग जो पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास कब लगती है एनटीपीसी की शिवानी, तो देख लीजिए, ध्यान रखिए, ये वही टॉपिक है जो हमारे एनटीपीसी में आने हैं। तो कंडीशंस में ध्यान रखिए, बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद भी रखना है वो सारी चीजें। तो देखिए, ग्रंथियां किन्हें कहा? जिनसे जूस और एंजाइम निकले उन्हें एक्सोक्राइन कहा अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि, और जिससे केवल हार्मोन निकले उसे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड कहा अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि कहा। और जिनसे तीनों का सिक्रेशन हो अर्थात जूस भी निकले, एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले, तो जिससे इन तीनों का सिक्रेशन होता है, जिससे इन तीनों का सिक्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, अर्थात इसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जिससे आपका जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों निकल रहा है उसे हमने क्या कहा है? उसे हमने कहा है मिक्स्ड ग्लैंड कहा है, अर्थात मिश्रित ग्रंथि कहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। आप सभी को राधे राधे बेटा। तो ध्यान रखेंगे कि आपको कुछ चीजें क्लियर करके चलना है कि ग्रंथियां किन्हें कह रहे थे, तो आपको याद रखना था जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन्स निकले ग्रंथियां कहलाती हैं। जूस और एंजाइम निकलने वाली ग्रंथियां क्या कहलाएंगी? बहिस्रावी, और जिससे हार्मोन सीक्रेशन होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है, और जिससे केवल तीनों का श्रवण होता है उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इस आधार पर मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर कराई थी, वो ब्लैक मार्क कर दो मुझे। तो मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर कराई थी जिनको मैं क्लियर करूं कि जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती हैं, तो बेटा मैं आपको पढ़ा चुका था 6 या 7, पिछला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। 6 या 7 हमारी कौन सी ग्रंथियां होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इन्हें आज हमें पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे आज, और मिश्रित ग्रंथि की जो संख्या होती है वो 1 होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी। बाकी की मैं इस वाली ग्रंथि को यानी एक्सोक्राइन को और मिक्स्ड ग्रंथि को मैं पिछले वीडियो में क्लियर करा चुका था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या पढ़ेंगे? हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो मैं यहां क्लियर करा रहा हूं आपको, इसको देखेंगे आप, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? एंडोक्राइन ग्रंथियां किन्हें कहेंगे? सबसे पहले जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन का स्रावण होता है वो क्या कहलाती हैं? या वे ग्रंथियां जो केवल हार्मोन को निकालती हैं या हार्मोन बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। तो वे ग्रंथियां, थोड़ा सा लिख लेते हैं, वे ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वे ग्रंथियां जो केवल क्या बना रही हैं? हार्मोन्स बना रही हैं, उन्हें हमने क्या कहा? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा। देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको कुछ चीजें पढ़ाई कि इनकी संख्या कितनी थी। तो देखिए यहां पर कितना लिखा था? 9। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बेटा याद रखने हैं कि इनकी कुल संख्या होती है 9 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अभी हमें इन्हीं 9 ग्रंथियों को पढ़ना है। उससे पहले जब हम इसको क्लियर करेंगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तो मैं इस चीज को साफ करने वाला हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए, वरना फिर मैं इसे साफ कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे आप लोग, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा टॉपिक क्लियर कराना है। ये टॉपिक हम पिछली बार भी क्लियर कर चुके थे थोड़ा सा। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, कमेंट्स करके बता दीजिए, तो जिससे मुझे जल्दी से आपका ये समझने में आसानी होगी। तो प्लीज जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। चलिए, तो मैं इसे साफ करने वाला हूं आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है यहां से, ठीक है।
चलिए अभी इससे आगे बढ़ेंगे और आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों को मैं क्लियर कराने वाला हूं। तो देखिए हम यहां से पढ़ने वाले थे कि एंडोक्राइन ग्रंथियों की संख्या कितनी है, 9 है। देखिए कौन कौन सी 9 होती है, तो मैं यहां से स्टार्ट कराता हूं। सबसे पहले पहली जो है वो है हाइपोथैलेमस। पहली जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है। कौन सी है, हाइपोथैलेमस। अब आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस में आपको क्या याद रखना है कि ये कहां होती है, ये मस्तिष्क में होती है, ये ब्रेन में होती है। मैं क्लियर कराऊंगा इन सबको। और दूसरी जो ग्रंथि होगी उसको आपको याद रखना है, वो कौन सी होगी, वो होगी पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देखिए मैं अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सारे को क्लियर करा रहा हूं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको समझनी है। अब दूसरी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, बहुत सारे नाम है, सारे डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे बस। पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके बाद में तीसरी जो ग्रंथि है उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड अर्थात पीनियल ग्रंथि। देखिए आपको पीनियल ग्रंथि थोड़ा सा समझना है, यहां पर पीनियल ग्रंथि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगी। देखिए हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, ये तीनों ही हमारे कहां स्थित होती हैं, ब्रेन में स्थित होती हैं। ब्रेन मतलब मस्तिष्क में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड कहां पाई जाती हैं, तो आपको बेटा याद रखना है कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड कहां पाई जाती हैं, तो आपको क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ये मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इतना क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैंने मस्तिष्क क्लियर कराया, अब इसके बाद में नीचे वाला पोर्शन हम क्लियर करेंगे। तो देखिए मस्तिष्क के बाद में जो दूसरा पोर्शन होगा वो क्या आएगा, गला आएगा। तो गले में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम थोरेसिक बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड्स, थोरेसिक ग्लैंड। तो उनको मैं क्लियर कराता हूं। देखिए थोरेसिक ग्लैंड्स में जो हमारी प्रमुख ग्लैंड्स होंगी उनमें आएगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड अर्थात थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो ये थायराइड ग्लैंड आपको याद रखनी है। और दूसरी अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है पैराथायराइड ग्रंथि, क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि, इसे हम क्लियर करेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि। अब देखिए आपको समझना है पैराथायराइड ग्रंथि को। देखिए आपने देखा कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि अभी हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं, तो बेटा आपको याद रखना है ये दो ग्रंथियां होती हैं जो हमारे थोरेसिक में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं, थोरेसिक, अर्थात इन्हें हम थोरेसिक ग्लैंड भी कहते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि मानव शरीर में थोरेसिक ग्लैंड कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है थोरेसिक कौन कौन सी ग्लैंड्स होंगी, थायराइड होगी और कौन सी होगी, पैराथायराइड होगी। तो ये क्लियर करना है आपको। तो इसे हम कहां कहेंगे, हिंदी में लिखें तो गले में उपस्थित होती है, गला लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैंने थोरेसिक लिख दिया है। आगे इसके बाद में अब कहां चलेंगे, तो इसके बाद में हमारा क्या आता है, चेस्ट आता है। तो चेस्ट में कौन सी ग्रंथि होती है उसको पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है चेस्ट में जो ग्रंथि होती है इसका नाम है थाइमस। कौन सी ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहां होती है, चेस्ट में होती है। तो इसको याद रखने में हिंदी में भी लिख देता हूं थाइमस, थाइमस ग्रंथि। अब ये थाइमस जो ग्रंथि है ये आपके कहां पाई जाती है, तो बेटा आपको याद रखना है कि ये हमारे चेस्ट में पाई जाती है। चेस्ट मतलब सीने में। कहां पाई जाती है, सीने में पाई जाती है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर करनी थी। ठीक है, अभी इसके बाद में हम बात करें तो आपको और क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। अगर नीचे दिख रहा है तो मैं नीचे क्लियर कर देता हूं। देखिए नीचे हमारा जो बनेगा कौन सा बनेगा, फिर नीचे की ओर पेनक्रियाज, एब्डोमिनल में, है ना। तो हम पेट पर आ रहे हैं और यहां पर बनेगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय। अब पेनक्रियाज जो होता है वो कहां स्थित होता है, तो एब्डोमिन में, एब्डोमिनल। ठीक है, एब्डोमिनल में हमारे कहां स्थित होता है, एब्डोमिनल कैविटी बोल सकते हैं, गुहा बोल सकते हैं, कैविटी लिख दूं, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी जो हमारा पेट वाला जो हिस्सा होता है वहां पर ये पाया जाता है अग्नाशय। अब देखेंगे आप कि मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, देखिए अभी हम एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं और इससे पहले पढ़ा चुका था एक्सोक्राइन, तो दोनों में ही पेनक्रियाज आया है।
तो आपको बेटा याद रखना है कि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करता है, अर्थात जिन्हों से जूस, हार्मोन और एंजाइम तीनों का श्रावण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो पैनक्रिया जो है वो मिश्रित ग्रंथि का ही अच्छा उदाहरण है, इसीलिए हम इन दोनों में ही इसको क्लियर कर लेते हैं, अलग से नहीं पढ़ते, समझ रहे हैं। तो आपको याद रखना है पैनक्रिया, पैनक्रिया क्या होगा, अग्नाशय एब्डोमिनल कैविटी में ये स्थित होगा। कोई बात नहीं गिरधारी, आपको क्लियर करना है इन सारी चीजों को, और जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, दोस्तों को भी शेयर करते चलिए चैनल को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सर ऑटो फोकस हो रहा है, बार बार पे दिक्कत दे रहा है, ऑटो फोकस ऑफ नहीं किया इसका, नहीं कोई दिक्कत दे रहा है, फिर ये रोज तो नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। समीर, ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो शायद अगर मे बी अगर सब कुछ सही रहा तो शायद 21 सितंबर से सुन रहे हैं कि ओपन हो जाएगी। अगर होती हैं तो आप लोगों को स्वागत है आपका बीजी क्लासेस में, तो आप लोग जरूर आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। अगर ऑफलाइन क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया, थोड़ा हिल गए वो। चलो क्लियर है, अभी क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी बताइए विकास। चलो ये चीजें क्लियर करनी थी। तो अग्नाशय, अग्नाशय एब्डोमिनल कैविटी, तो आपने देखा अभी तक हमने इतनी सारी पढ़ी हैं। अभी देखिए इसके बाद में कौन कौन सी प्रमुख होंगी तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके बाद में नीचे ज्यादा बनेगी नहीं, तो मैं यहां बना देता हूं, तो यहां पर आपको देख लेना है कुछ प्रमुख, तो उनको समझेंगे। इसके बाद में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी वो कौन सी बनेगी, एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि। अब एड्रीनल ग्रंथि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अधिवृक्क। कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर स्थित होती है, तो इसकी स्थिति कहां होगी, किडनी में। इसकी स्थिति कहां होगी, किडनी अर्थात वृक्क के ऊपर स्थित होती है। ये जो मतलब आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स जो हमारी किडनी है वो इस टाइप की है किडनी, और इस किडनी के ऊपर इस टाइप की ये टोपीनुमा आकृति के रूप में यहां पर स्थित होती है थोड़ी सी। तो इसीलिए एड्रिनल ग्रंथि की जो आकृति है वो टोपीनुमा होती है। तो आपको याद रखना है ये दोनों किडनियों के ऊपर होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क मतलब किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो आपको याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि मतलब कहां स्थित है, किडनी में, किडनी के ऊपर स्थित है, वृक्क पर, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, ऐसे आपको याद रखना है। अब इसके बाद में लास्ट हम पढ़ेंगे गोनेड्स। गोनेड्स, गोनेड्स को हम कह देते हैं जनद। क्या कह देते हैं, जनद कह देते हैं। अब जनद क्या होता है ये आपको याद रखना है, और इससे हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट होगा, तो इसको आप लिख सकते हो, ये स्थित होता है बिलो इंटेस्टाइन, यानी कौन सी इंटेस्टाइन, लार्ज, ठीक है, आंतों के नीचे स्थित होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे बोल सकते हो, तो आंतों के नीचे बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, क्लियर। अब देखिए ये गोनेड्स क्या होते हैं, जनन अंगों में सहायक करते हैं। अब जनन अंग कौन से होते हैं हमारे, आप सब लोग जानते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, तो दोनों के नीचे जो स्थित होते हैं वो गोनेड्स हैं। तो ये सारी जो ग्रंथियां हैं इनके स्पेशल काम है, उन सबको ही हमें पढ़ना है। तो आप लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से मैंने आपको क्लियर किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो आपको याद रखना है वे ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए उन्हें क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 9 होती है। और इसमें जो प्रमुख हैं वो 9 में कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी हाइपोथैलेमस, दूसरी है आपकी पीयूष ग्रंथि, तीसरी है आपकी पीनियल, और ये तीनों कहां पाई जाती हैं, मस्तिष्क में। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि मैंने आपको अभी, आप अंगों से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी चीजों को गौर करेंगे कि यहां पर केवल सबसे ज्यादा 3 ग्रंथियां हैं, यहां पर 2 हैं थोरेसिक में, लेकिन चेस्ट में कितनी है, 1, एब्डोमिनल में कितनी है, 1, किडनी में कितनी है, 1। आप 2 भी मान सकते हो, एड्रिनल ग्रंथियों की संख्या 2 होती है, तो आप इसको 2 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आप गोनेड्स की बात करें तो इनको भी आप 1 या 2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 या 2। तो कंडीशंस में आपको याद रखना है कि ये क्या इंपॉर्टेंट बनेंगी आपके लिए। तो देखिए बेटा कुछ चीजें हम बात करें तो ये ग्रंथियां कहां पर कितनी कितनी होती हैं, चेस्ट में 1, एब्डोमिनल कैविटी में आपकी 1, किडनी में 2 हो जाती है, तो इसलिए हम इसे 2 मान लेंगे।
बिलो इंस्टेंट 1 या 2 लगभग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब करें बात कि मानव मस्तिष्क में मानव शरीर में सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, तो आप क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। लाइट कम दिख रही है, लाइट तो कम नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा लाइट है। चलिए तो हम इसको भी क्लियर करेंगे, बाकी की सारी चीजें क्लियर करेंगे। इन सारी चीजों को क्लियर करो, थोड़ा शॉर्ट वाली जला लो, देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आपको क्लियर करना है ये चीजें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक ग्रंथियां मानव के शरीर में कहां पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो आप क्या कहेंगे, मस्तिष्क में सबसे ज्यादा है। कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। तो आपको बेटा ये सारी चीजें याद रखनी है, मैं इन्हीं सब की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर्स आप सभी को देना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, अर्थात मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आएगा अभी। तो जल्दी जल्दी अपने करेक्ट करके आंसर्स दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे इसको। चलिए विकास, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर है, तो देखिए मैं क्लियर कर देता हूं। विकास ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि, उसको हम बात करते हैं थायराइड। तो आपको याद रखना है थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो आपकी होगी थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी, तो थायराइड ग्रंथि है, ये आपको क्लियर करना है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हुई, थायराइड ग्रंथि, ये क्लियर करना है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और क्लियर करें तो आपको क्या याद रखना है कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अब बताइए, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे इसका। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताइए, वेरी गुड, पीयूष ग्रंथि। देखिए शिवांगी बिल्कुल करेक्ट है, विकास करेक्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी आपकी, तो याद रखना है आपको, पीयूष ग्रंथि होगी। कौन सी ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि। क्लियर है बेटा, इसको क्लियर करिए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी वो कौन सी ग्रंथि होगी आपकी, वो पीयूष ग्रंथि होगी। इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। अब बताइए मुझे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी क्लियर करिए। अब जो क्वेश्चंस आने हैं वो इतने ही आने हैं और आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे इसे। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आपको क्लियर कर लेना है बेटा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए बनने वाली हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। थोड़ा बोर्ड बड़ा गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर यहां से। कितना तो गंदा है, क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं।
बिल्कुल साफ नहीं है बोर्ड, कोई और कपड़ा नहीं है। एक मिनट वेट करेंगे बस, इसे मैं थोड़ा सा साफ करूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा दाग छोड़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब देखते हैं आगे। देखिए अब इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ें देखेंगे। चलिए तो हम देख लें, सबसे पहले आपको मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं। जैसे सबसे पहली जो ग्रंथि हमने पढ़ी थी अभी हाइपोथैलेमस, तो मैं उसी को क्लियर करा देता हूं थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस, देखिए इससे हमारे लिए क्या क्वेश्चंस बनेंगे और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी, उन सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए हाइपोथैलेमस, सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि हाइपोथैलेमस स्थिति कहां होती है हाइपोथैलेमस की। तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं ब्रेन वाले टॉपिक में, तो आपको याद रखना है। देखिए ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क और इसे हम कहते थे पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इन 3 रूपों में ये पाया जाता है। अब ये 3 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनेंगे उनको याद रखना है। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके फोर ब्रेन में स्थित होता है। तो इसकी स्थिति कहां है? अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस कहां स्थित होता है, तो आपको बताना है कि ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपका फोर ब्रेन में स्थित होता है। कहां होता है? फोर ब्रेन में। तो ये कहां स्थित होता है? फोर ब्रेन में। आपका अग्र मस्तिष्क में ये स्थित होता है हाइपोथैलेमस। किस मस्तिष्क का भाग है? तो फोर ब्रेन मस्तिष्क का ये भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है, तो मैं क्लियर करूं तो आप लोगों को याद रखना है ये किसका पार्ट बना? फोर ब्रेन का पार्ट बना। मस्तिष्क के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो इसका एज अ मस्तिष्क के रूप में क्या कार्य है? अगर हमारे ब्रेन के रूप में रहता है तो क्या कार्य है? देखिए अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ने वाले हैं, इसका ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं, यानी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं कि ये ग्रंथि के रूप में क्या कार्य करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मस्तिष्क के रूप में भी कार्य बता देता हूं, ग्रंथि के रूप में भी कार्य बता देता हूं। तो दोनों चीजों को आपको क्लियर करना है। देखिए कैसे, वो सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं। अब आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है। अब कैसे समझनी है उन चीजों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसका जो कार्य है ह्यूमन बॉडी के ब्रेन के रूप में, तो देखिए क्या करता है ये हमें प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, ठीक है, नींद बोल सकते हो आप, सोना या नींद, है ना, नींद आदि क्रिया या मूड हमारा है ना, टेंशन, जो भी चीजें हैं इन सब का क्या करता है? नियंत्रण। तो प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, नींद आदि का क्या करता है? नियंत्रण करता है। आदि का क्या करता है? नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, पसीना, सोना, नींद आदि का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये एज अ मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है कि आपको बहुत सारी जो दैनिक क्रियाएं हैं इन सारी चीजों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब देखिए यहां पर एज अ ग्लैंड क्या कार्य करेगा वो आपको समझना है। अगर ग्रंथि के रूप में ये कार्य करेगा तो क्या करेगा? तो देखिए ग्रंथि से क्या स्रावित हो रहे थे? इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे थे? क्योंकि इससे क्या स्रावित हो रहा है? हार्मोन। तो हार्मोन कौन सा स्रावित होगा? तो सबसे पहले तो आपको हार्मोन का नाम याद रखना है। तो इससे क्या सीक्रेट होता है? हार्मोन। अब हार्मोन कौन सा स्रावित होता है ये आपको याद रखना है। तो इससे हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है टीआरएच। कौन सा हार्मोन? टीआरएच हार्मोन स्रावित होता है। अब टीआरएच का फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है। तो देखिए टीआरएच का फुल फॉर्म होता है थायरो, ठीक है, थायरोट्रिप्सिन हार्मोन हम बोल सकते हैं। तो थायरोट्रिप्सिन हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन बात कर लिए, थायरोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए थायरोट्रोपिक हार्मोन से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को संतुलित करता है या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इस हार्मोन का कार्य क्या है हमारी बॉडी में? तो ये हार्मोन कार्य क्या करता है? तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में
क्या करता है हमारी बॉडी में, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तापमान को। टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, यानी किसको नियंत्रित करता है, तापमान को। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारी बॉडी में तापमान को नियंत्रित कौन करता है, थायरोट्रिप्सिन हार्मोन करता है या थायरोट्रोपिक हार्मोन करता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, ग्रंथि हार्मोन कौन सा निकलता है, टीआरएच। कौन सा हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। और इसका कार्य क्या है, बॉडी में टेम्परेचर का नियंत्रण करना। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रंथि को मानव शरीर का तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है, तो आप क्या लगाएंगे, हाइपोथैलेमस लगाएंगे कि मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, तो इसे क्या कहते हैं, मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि। तो मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि हम किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे थायरोट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को नोट करता है या रिकॉर्ड करता है या बैलेंस बना के रखता है। तो मानव बॉडी टेम्परेचर होता कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे जी। देखो बेटा, वो थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा टीएसएच, अभी क्लियर करेंगे उसको भी। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करेगा। अभी बताऊंगा, वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है जो 11 है। वेट करिए, ज्यादा आगे मत बढ़िए, समझिए कुछ चीजों को, ठीक है। विकास समझना थोड़ा सा है ना, अभी उनको भी क्लियर करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे यहां से। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो आप बता रहे हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो इन सारी चीजों को मैं यहां पर थायरो को सही लिख दूं, थायरो ऐसे करके आपको याद रखना है, ट्रॉपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, इतना क्लियर करना है। अब देखिए, इस ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और एक और नाम से जानते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, देखिए किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है, तो भी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी किसको कहा जाता है, तो भी आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसको क्यों कहते हैं, कि इसे क्यों कहते हैं सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। तो बेटा आपको कुछ चीजें समझनी है। क्यों समझनी है वो बताता हूं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने जो ग्रंथियां पढ़ाई वो टोटल कितनी पढ़ाई, 9 पढ़ाई। एंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या कितनी पढ़ाई, 9 पढ़ाई। तो आपको देखना है 9 ग्रंथियों में से एक ग्रंथि तो आपकी कौन सी हो गई, हाइपोथैलेमस, और एक कौन सी हो गई, पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो गई, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो गौर करना बेटा आप कि पीयूष ग्रंथि अपने आप में एक हो गई, एक हाइपोथैलेमस हो गई, बची कितनी, 7 ग्रंथियां। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि 7 बची हुई 7 ग्रंथियों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, वो पीयूष ग्रंथि करती है। तो 7 ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करता है जो बची हुई थी, 7 ग्रंथियों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है, ठीक है। लेकिन अब पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, तो आपको बेटा याद रखना है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि कह रहे थे, मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, अर्थात मास्टर ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो अन्य 7 ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। लेकिन इतनी सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करने वाला या पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करने वाला कौन है वास्तव में, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड। तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बता दें। चलिए जल्दी जल्दी क्लियर करके बता दें। अगर कोई आपसे पूछता है हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो वास्तव में हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन कार्य कौन कर रहा होता है, पीयूष ग्रंथि। इसलिए कंट्रोलर कौन है, प्रमुख, हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि
को हम पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि वो 7 ग्रंथियों का नियंत्रण कर रही है। लेकिन पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे? हाइपोथैलेमस को कहेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके चलिए, सबका क्लियर है तो फिर ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी थी। अब यहां से जो क्वेश्चन निकलने थे वो आपके लिए कुछ चीजें याद रखने हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन सीधे सीधे आए कि मानव शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है, तो कौन होगा? थायरोटॉपिक हार्मोन होगा। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है रेगुलेट? देखो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है मानव शरीर का लगभग में। अगर हम बात करें 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग में, लेकिन हम इसे टोटल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं। तो आपको बेटा याद रखना है, तो कंडीशंस में क्या याद रखना है कि इन सारी चीजों को, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित बनाने का कार्य कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कर रही है, ग्रंथि कर रही है, ऐसे आपको याद रखना है। लेकिन जब ये मस्तिष्क में होगा तो क्या कार्य करेगा? प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, इन सब का नियंत्रण करेगा। नफरत भी बोल सकते हो, जब प्यार करेंगे तो नफरत भी करेंगे, तो कंडीशंस में ये सभी आ जाएगा। घृणा भी करेंगे, जब गुस्सा करेंगे तो घृणा भी करेंगे। सभी चीजों का नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से मैं इसे क्या करूंगा? साफ करूंगा फिर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मुझे क्लियर करके बता दीजिए आप लोग, जल्दी से क्लियर करेंगे। चलिए, फिर मैं इसे साफ कर देता हूं। आपको बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना है, इसको आप जरूर करिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मुझे पता है 9 बजे किसी का भी पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी क्लास के प्रति सीरियस हैं, अपने एग्जाम्स के प्रति सीरियस हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, आपको इसे क्लियर कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो उनको ओके चलो बढ़िया है, तुम्हारा मन तो होता है कहीं ना कहीं। मैं तो सोचा किसी का भी मन नहीं होता। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही ग्रंथियों का हम क्लियर करते हैं। अब जो क्लास लगेगी वो आपकी कल लगेगी, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आज तो वो मैंने आपको टाइम दे दिया था, इस वजह से रेगुलर टाइम देकर टाइम पर क्लास नहीं हो पाती थी, तो थोड़ा सा जल्दी में आ जाए थे। ठीक है, तो कल हम यहां से पीयूष ग्रंथियां और इसकी सारी ग्रंथियों को हम क्लियर करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के। तो आज की क्लास यहीं पर पोस्टपोन करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और शिवांगी मैं बता दूं 21 सितंबर तक शायद पॉसिबल है कि कोचिंग ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो तब आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी जल्दी जल्दी आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और फिर हम इसके बाद क्लास जो लेंगे वो आपकी नेक्स्ट डे यानी कल लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, और राधे राधे। आप सभी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। मैं 5 मिनट आपके डाउट सेक्शन के लिए छोड़ देता हूं, बताइए जल्दी जल्दी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है, तो प्लीज ये सब चीजें आपको जरूरी है, ये सारी चीजें आप लोग करते रहेंगे। चलिए जी दाऊ जी, होने वाली हैं, कोचिंग भी ओपन होंगी, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर जय हिंद, राधे राधे आप सभी को, गुड नाइट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जी क्लासेस में। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए ये गेट लगो, जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाइए और फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी। राम राम जी, के ठाकुर जी, चलिए मोनिका गुड इवनिंग बेटा। चलिए मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूँ। मोना जैन प्लीज शेयर, ओके थैंक यू मोना। विकास गुड इवनिंग। पवन राठौर राधे राधे बेटा। शिवांगी राजावत गुड इवनिंग बेटा। वर्षा गुड इवनिंग। रानी गुड इवनिंग। पवन राम राम जी। सतीश राठौर राधे राधे। अरवाज गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। सर आप कहाँ पर हो, ऑनलाइन आ जाओ। आ गया हूँ नगमा बेटा, आ गया हूँ, टेंशन ही नहीं लो। मानवेंद्र गुर्जर हरगमा जय हिंद। सर आप मुझे जल्दी जल्दी बता दो, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी की किसी और चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं।
जो हमारी पिछली क्लास थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकायदा हमारा चार्जर ख़त्म हो गया था लैपटॉप का, तो अचानक बंद हो गया वो, उसकी वजह से। बाकी की आज कोई परेशानी नहीं आने देंगे, तो जहाँ तक वहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा कमेंट्स करके बता दीजिए बाकी की सारी चीज़ें क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और उसका हमारा पार्ट सेकंड चलेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। और आपको मैंने पढ़ाया था इसे हमें किसके अंतर्गत पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ना था, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हमें इसे पढ़ना था, ठीक है। तो जी, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत इसे पढ़ना था, तो आपको ये क्लियर करना है। शिवानी बेटा अभी रेगुलर हम लगाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा आपको, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में ये क्लियर कराया था, तो थोड़ा सा जल्दी से मैं इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ग्रंथियां। क्या पढ़ना होता है, ग्रंथियां, अर्थात हम ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, ग्लैंड्स। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम किसे पढ़ते हैं, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, हम ग्रंथियों को पढ़ते हैं। अब इन ग्रंथियों से आपको याद रखना है कि हम किन्हीं ग्रंथियां कह रहे हैं, कि वे ग्रंथियां जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन, देखिए आप लोगों को समझना है, ग्रंथियां किन्हें कहेंगे, वे ग्रंथियां जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन होता है अर्थात स्रवण होता है, वे क्या कहलाती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ग्रंथियां। अब जो ग्रंथियां थी वो कितने प्रकार की होती हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका था, तो वही सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। अब देखिए, ग्लैंड्स किसे कह रहे हैं, जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन निकले, उन्हें हमने क्या कहा, ग्रंथियां कह दिया। अब जिन ग्रंथियों से केवल जूस और एंजाइम्स निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जिन ग्रंथियों से केवल क्या निकले, जिन ग्रंथियों से केवल जूस और एंजाइम निकले, उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एक्सोक्राइन, अर्थात इन्हें कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां। तो बेटा ये भी आपको याद रखना है। तो जिन ग्रंथियों से जूस और एंजाइम निकले वो कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन निकले उन्हें क्या कहेंगे, तो जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन निकलता है उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, इनको मैं दोनों को लिखा रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात इसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए बेटा, आप लोग जो पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास कब लगती है एनटीपीसी की शिवानी, तो देख लीजिए, ध्यान रखिए, ये वही टॉपिक है जो हमारे एनटीपीसी में आने हैं। तो कंडीशंस में ध्यान रखिए, बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद भी रखना है वो सारी चीजें। तो देखिए, ग्रंथियां किन्हें कहा, जिनसे जूस और एंजाइम निकले उन्हें एक्सोक्राइन कहा अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि, और जिससे केवल हार्मोन निकले उसे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड कहा अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि कहा। और जिनसे तीनों का सिक्रेशन हो अर्थात जूस भी निकले, एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले, तो जिससे इन तीनों का सिक्रेशन होता है, जिससे इन तीनों का सिक्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, अर्थात इसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जिससे आपका जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों निकल रहा है उसे हमने क्या कहा है, उसे हमने कहा है मिक्स्ड ग्लैंड का है अर्थात मिश्रित ग्रंथि का है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। आप सभी को राधे राधे बेटा। तो ध्यान रखेंगे कि आपको कुछ चीजें क्लियर करके चलना है कि ग्रंथियां किन्हें कह रहे थे, तो आपको याद रखना था जिनसे जूस, एंजाइम और हार्मोन्स निकले ग्रंथियां कहलाती हैं। जूस और एंजाइम निकलने वाली ग्रंथियां क्या कहलाएंगी, बहिस्रावी, और जिससे हार्मोन सीक्रेशन होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है, और जिससे केवल तीनों का श्रवण होता है उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इस आधार पर मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर कराई थी, वो ब्लैक मार्क कर दो मुझे। तो मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर कराई थी जिनको मैं क्लियर करूं कि जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती हैं, तो बेटा मैं आपको पढ़ा चुका था 6 या 7, पिछला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा,
6 या 7 हमारी कौन सी ग्रंथियां होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इन्हें आज हमें पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे आज, और मिश्रित ग्रंथि की जो संख्या होती है वो 1 होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी। बाकी की मैं इस वाली ग्रंथि को यानी एक्सोक्राइन को और मिक्स्ड ग्रंथि को मैं पिछले वीडियो में क्लियर करा चुका था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या पढ़ेंगे? हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो मैं यहां क्लियर करा रहा हूं आपको, इसको देखेंगे आप, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, एंडोक्राइन ग्रंथियां किन्हें कहेंगे? सबसे पहले जिन ग्रंथियों से केवल हार्मोन का स्रावण होता है वो क्या कहलाती हैं? या वे ग्रंथियां जो केवल हार्मोन को निकालती हैं या हार्मोन बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। तो वे ग्रंथियां, थोड़ा सा लिख लेते हैं, वे ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो वे ग्रंथियां जो केवल क्या बना रही हैं? हार्मोन्स बना रही हैं, उन्हें हमने क्या कहा? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा। देखिए मैंने अभी जस्ट आपको कुछ चीजें पढ़ाई कि इनकी संख्या कितनी थी। तो देखिए यहां पर कितना लिखा था? 9। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बेटा याद रखने हैं कि इनकी कुल संख्या होती है 9 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अभी हमें इन्हीं 9 ग्रंथियों को पढ़ना है। उससे पहले जब हम इसको क्लियर करेंगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तो मैं इस चीज को साफ करने वाला हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए, वरना फिर मैं इसे साफ कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे आप लोग, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा टॉपिक क्लियर कराना है। ये टॉपिक हम पिछली बार भी क्लियर कर चुके थे थोड़ा सा। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, कमेंट्स करके बता दीजिए, तो जिससे मुझे जल्दी से आपका ये समझने में आसानी होगी। तो प्लीज जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। चलिए तो मैं इसे साफ करने वाला हूं आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है यहां से, ठीक है। चलिए अभी इससे आगे बढ़ेंगे और आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों को मैं क्लियर कराने वाला हूं। तो देखिए हम यहां से पढ़ने वाले थे कि एंडोक्राइन ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 9 है। देखिए कौन कौन सी 9 होती हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट कराता हूं। सबसे पहले पहली जो है वो है हाइपोथैलेमस। पहली जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है। कौन सी है? हाइपोथैलेमस। अब आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस में आपको क्या याद रखना है कि ये कहां होती है? ये मस्तिष्क में होती है, ये ब्रेन में होती है। मैं क्लियर कराऊंगा इन सबको। और दूसरी जो ग्रंथि होगी उसको आपको याद रखना है, वो कौन सी होगी? वो होगी पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देखिए मैं अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सारे को क्लियर करा रहा हूं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको समझनी है। अब दूसरी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, बहुत सारे नाम है, सारा डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे बस। पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके बाद में तीसरी जो ग्रंथि है उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड अर्थात पीनियल ग्रंथि। देखिए आपको पीनियल ग्रंथि थोड़ा सा समझना है। यहां पर पीनियल ग्रंथि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगी? देखिए हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, ये तीनों ही हमारे कहां स्थित होती हैं? ब्रेन में स्थित होती हैं। ब्रेन मतलब मस्तिष्क में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड कहां पाई जाती हैं, तो आपको बेटा याद रखना है कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड कहां पाई जाती हैं, तो आपको क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ये मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इतना क्लियर कर पाएंगे? इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैंने मस्तिष्क क्लियर कराया, अब इसके बाद में नीचे वाला पोर्शन हम क्लियर करेंगे। तो देखिए मस्तिष्क के बाद में जो दूसरा पोर्शन होगा वो क्या आएगा? गला आएगा। तो गले में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं जिसे हम थोरेसिक बोलते हैं? कौन सी ग्लैंड्स? थोरेसिक ग्लैंड। तो उनको मैं क्लियर कराता हूं। देखिए थोरेसिक ग्लैंड्स में जो हमारी प्रमुख ग्लैंड्स होंगी उनमें आएगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड अर्थात थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि।
तो ये थायराइड ग्लैंड आपको याद रखनी है। और दूसरी अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है पैराथायराइड ग्रंथि, क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि, इसे हम क्लियर करेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि, अब देखिए आपको समझना है पैराथायराइड ग्रंथि को। देखिए आपने देखा कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि अभी हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो बेटा आपको याद रखना है ये दो ग्रंथियां होती हैं जो हमारे थोरेसिक में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? थोरेसिक, अर्थात इन्हें हम थोरेसिक ग्लैंड भी कहते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि मानव शरीर में थोरेसिक ग्लैंड कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है थोरेसिक कौन कौन सी ग्लैंड्स होंगी? थायराइड होगी, और कौन सी होगी? पैराथायराइड होगी। तो ये क्लियर करना है आपको। तो इसे हम कहां कहेंगे? हिंदी में लिखें तो गले में उपस्थित होती है, गला लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने थोरेसिक लिख दिया है। आगे इसके बाद में अब कहां चलेंगे? तो इसके बाद में हमारा क्या आता है? चेस्ट आता है। तो चेस्ट में कौन सी ग्रंथि होती है उसको पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है चेस्ट में जो ग्रंथि होती है इसका नाम है थाइमस। कौन सी ग्लैंड्स? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहां होती है? चेस्ट में होती है। तो इसको याद रखने में हिंदी में भी लिख देता हूं थाइमस, थाइमस ग्रंथि। अब ये थाइमस जो ग्रंथि है ये आपके कहां पाई जाती है? तो बेटा आपको याद रखना है कि ये हमारे चेस्ट में पाई जाती है। चेस्ट मतलब सीने में। कहां पाई जाती है? सीने में पाई जाती है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर करनी थी, ठीक है। अभी इसके बाद में हम बात करें तो आपको और क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। अगर नीचे दिख रहा है तो मैं नीचे क्लियर कर देता हूं। देखिए नीचे हमारा जो बनेगा कौन सा बनेगा? फिर नीचे की ओर पेनक्रियाज, एब्डोमिनल में, है ना। तो हम पेट पर आ रहे हैं और यहां पर बनेगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अब पेनक्रियाज जो होता है वो कहां स्थित होता है? तो एब्डोमिन में, एब्डोमिनल, ठीक है। एब्डोमिनल में हमारे कहां स्थित होता है? एब्डोमिनल कैविटी बोल सकते हैं, गुहा बोल सकते हैं, कैविटी लिख दूं, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी जो हमारा पेट वाला जो हिस्सा होता है वहां पर ये पाया जाता है अग्नाशय। अब देखेंगे आप कि मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, देखिए अभी हम एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं और इससे पहले पढ़ा चुका था एक्सोक्राइन, तो दोनों में ही पेनक्रियाज आया है। तो आपको बेटा याद रखना है कि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करता है, अर्थात जिन्हों से जूस, हार्मोन और एंजाइम तीनों का श्रावण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो पेनक्रियाज जो है वो मिश्रित ग्रंथि का ही अच्छा उदाहरण है, इसीलिए हम इन दोनों में ही इसको क्लियर कर लेते हैं, अलग से नहीं पढ़ते, समझ रहे हैं। तो आपको याद रखना है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या होगा? अग्नाशय, एब्डोमिनल कैविटी में ये स्थित होगा। कोई बात नहीं गिरधारी, आपको क्लियर करना है इन सारी चीजों को। और जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, दोस्तों को भी शेयर करते चलिए चैनल को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सर ऑटो फोकस हो रहा है, बार बार पे दिक्कत दे रहा है। ऑटो फोकस ऑफ नहीं किया इसका? नहीं, कोई दिक्कत दे रहा है फिर, ये रोज तो नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। समीर, ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो शायद अगर मे बी अगर सब कुछ सही रहा तो शायद 21 सितंबर से सुन रहे हैं कि ओपन हो जाएगी। अगर होती हैं तो आप लोगों को स्वागत है आपका बीजी क्लासेस में, तो आप लोग जरूर आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। अगर ऑफलाइन, क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया? थोड़ा हिल गए वो। चलो क्लियर है अभी? अभी क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जल्दी जल्दी बताइए विकास। चलो ये चीजें क्लियर करनी थी। तो अग्नाशय, अग्नाशय एब्डोमिनल कैविटी, तो आपने देखा अभी तक हमने इतनी सारी पढ़ी हैं। अभी देखिए इसके बाद में कौन कौन सी प्रमुख होंगी तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके बाद में नीचे ज्यादा बनेगी नहीं तो मैं यहां बना देता हूं। तो यहां पर आपको देख लेना है कुछ प्रमुख, तो उनको समझेंगे। इसके बाद में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी वो कौन सी बनेगी? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिवृक्क। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो इसकी स्थिति कहां होगी? किडनी में। इसकी स्थिति कहां होगी? किडनी, अर्थात वृक्क के ऊपर स्थित होती है। ये जो मतलब आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। देखिए
एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी किडनी है वो इस टाइप की है किडनी, और इस किडनी के ऊपर इस टाइप की ये टोपीनुमा आकृति के रूप में यहां पर स्थित होती है थोड़ी सी। तो इसीलिए एड्रिनल ग्रंथि की जो आकृति है वो टोपीनुमा होती है। तो आपको याद रखना है ये दोनों किडनियों के ऊपर होती है, इसलिए इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क मतलब किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो आपको याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि मतलब कहां स्थित है, किडनी में, किडनी के ऊपर स्थित है, वृक्क पर, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, ऐसे आपको याद रखना है। अब इसके बाद में लास्ट हम पढ़ेंगे गोनेड्स। गोनेड्स, गोनेड्स को हम कह देते हैं जनद। क्या कह देते हैं, जनद कह देते हैं। अब जनद क्या होता है ये आपको याद रखना है, और इससे हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट होगा, तो इसको आप लिख सकते हो ये स्थित होता है बिलो इंटेस्टाइन, यानी कौन सी इंटेस्टाइन, लार्ज, ठीक है, आंतों के नीचे स्थित होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे बोल सकते हो, तो आंतों के नीचे बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, क्लियर। अब देखिए ये गोनेड्स क्या होते हैं, जनन अंगों में सहायक करते हैं। अब जनन अंग कौन से होते हैं हमारे, आप सब लोग जानते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, तो दोनों के नीचे जो स्थित होते हैं वो गोनेड्स हैं। तो ये सारी जो ग्रंथियां हैं इनके स्पेशल काम है, उन सबको ही हमें पढ़ना है। तो आप लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से मैंने आपको क्लियर किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो आपको याद रखना है वे ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए उन्हें क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 9 होती है। और इसमें जो प्रमुख हैं वो 9 में कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी हाइपोथैलेमस, दूसरी है आपकी पीयूष ग्रंथि, तीसरी है आपकी पीनियल, और ये तीनों कहां पाई जाती हैं, मस्तिष्क में। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि मैंने आपको अभी, आप अंगों से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी चीजों को गौर करेंगे कि यहां पर केवल सबसे ज्यादा 3 ग्रंथियां हैं, यहां पर 2 हैं थोरेसिक में, लेकिन चेस्ट में कितनी है, 1, एब्डोमिनल में कितनी है, 1, किडनी में कितनी है, 1। आप 2 भी मान सकते हो, एड्रिनल ग्रंथियों की संख्या 2 होती है, तो आप इसको 2 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आप गोनेड्स की बात करें तो इनको भी आप 1 या 2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 या 2। तो कंडीशंस में आपको याद रखना है कि ये क्या इंपॉर्टेंट बनेंगी आपके लिए। तो देखिए बेटा, कुछ चीजें हम बात करें तो ये ग्रंथियां कहां पर कितनी कितनी होती हैं, चेस्ट में 1, एब्डोमिनल कैविटी में आपकी 1, किडनी में 2 हो जाती है, तो इसलिए हम इसे 2 मान लेंगे। बिलो इंटेस्टाइन 1 या 2 लगभग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब करें बात कि मस्तिष्क में मानव शरीर में सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, तो आप क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। लाइट कम दिख रही है, लाइट तो कम नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा लाइट है। चलिए तो हम इसको भी क्लियर करेंगे, बाकी की सारी चीजें क्लियर करेंगे। इन सारी चीजों को क्लियर करो, थोड़ा शॉर्ट वाली जला लो, देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आपको क्लियर करना है ये चीजें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक ग्रंथियां मानव के शरीर में कहां पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो आप क्या कहेंगे, मस्तिष्क में सबसे ज्यादा है। कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। तो आपको बेटा ये सारी चीजें याद रखनी है, मैं इन्हीं सब की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर्स आप सभी को देना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, अर्थात मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आएगा अभी। तो जल्दी जल्दी अपने करेक्ट करके आंसर्स दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे इसको। चलिए विकास, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर है, तो देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, विकास ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि, उसको हम बात करते हैं थायराइड। तो आपको याद रखना है थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो आपकी होगी थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी, तो थायराइड ग्रंथि है, ये आपको क्लियर करना है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हुई, थायराइड ग्रंथि, ये क्लियर करना है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और क्लियर करें तो आपको क्या याद रखना है कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अब बताइए, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे इसका।
मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताइए। वेरी गुड, पीयूष ग्रंथि। देखिए शिवांगी बिल्कुल करेक्ट है, विकास करेक्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी आपकी? तो याद रखना है आपको, पीयूष ग्रंथि होगी। कौन सी ग्रंथि होगी? पीयूष ग्रंथि। क्लियर है बेटा? इसको क्लियर करिए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी वो कौन सी ग्रंथि होगी आपकी? वो पीयूष ग्रंथि होगी। इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। अब बताइए मुझे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी क्लियर करिए। अब जो क्वेश्चंस आने हैं वो इतने ही आने हैं और आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे इसे। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आपको क्लियर कर लेना है बेटा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए बनने वाली हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा बोर्ड बड़ा गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहां से कितना तो गंदा है, क्या कर रहा है? चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल साफ नहीं है बोर्ड, कोई और कपड़ा नहीं है। एक मिनट वेट करेंगे बस, इसे मैं थोड़ा सा साफ करूं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा दाग छोड़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं आगे। देखिए अब इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ें देखेंगे। चलिए तो हम देख लें। सबसे पहले आपको मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं। जैसे सबसे पहली जो ग्रंथि हमने पढ़ी थी अभी, हाइपोथैलेमस, तो मैं उसी को क्लियर करा देता हूं थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस, देखिए इससे हमारे लिए क्या क्वेश्चंस बनेंगे और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी, उन सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए हाइपोथैलेमस, सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि हाइपोथैलेमस स्थिति कहां होती है हाइपोथैलेमस की। तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं ब्रेन वाले टॉपिक में, तो आपको याद रखना है। देखिए ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क और इसे हम कहते थे पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इन 3 रूपों में ये पाया जाता है। अब ये 3 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनेंगे उनको याद रखना है। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके फोर ब्रेन में स्थित होता है। तो इसकी स्थिति कहां है? अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस कहां स्थित होता है, तो आपको बताना है कि ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपका फोर ब्रेन में स्थित होता है। कहां होता है? फोर ब्रेन में। तो ये कहां स्थित होता है? फोर ब्रेन में। आपका अग्र मस्तिष्क में ये स्थित होता है हाइपोथैलेमस। किस मस्तिष्क का भाग है? तो फोर ब्रेन मस्तिष्क का ये भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है
तो मैं क्लियर करूं तो आप लोगों को याद रखना है ये किसका पार्ट बना, फोर ब्रेन का पार्ट बना, मस्तिष्क के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो इसका एज अ मस्तिष्क के रूप में क्या कार्य है, अगर हमारे ब्रेन के रूप में रहता है तो क्या कार्य है। देखिए अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ने वाले हैं, इसका ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं, यानी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं कि ये ग्रंथि के रूप में क्या कार्य करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मस्तिष्क के रूप में भी कार्य बता देता हूं, ग्रंथि के रूप में भी कार्य बता देता हूं, तो दोनों चीजों को आपको क्लियर करना है। देखिए कैसे, वो सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं। अब आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है, अब कैसे समझनी है उन चीजों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसका जो कार्य है ह्यूमन बॉडी के ब्रेन के रूप में, तो देखिए क्या करता है ये हमें प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, ठीक है, नींद बोल सकते हो आप, सोना या नींद है ना, नींद आदि क्रिया या मूड हमारा है ना, टेंशन, जो भी चीजें हैं इन सब का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, नींद आदि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। आदि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, पसीना, सोना, नींद आदि का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये एज अ मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है कि आपको बहुत सारी जो दैनिक क्रियाएं हैं इन सारी चीजों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब देखिए यहां पर एज अ ग्लैंड क्या कार्य करेगा वो आपको समझना है। अगर ग्रंथि के रूप में ये कार्य करेगा तो क्या करेगा, तो देखिए ग्रंथि से क्या स्रावित हो रहे थे, इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे थे, क्योंकि इससे क्या स्रावित हो रहा है, हार्मोन। तो हार्मोन कौन सा स्रावित होगा, तो सबसे पहले तो आपको हार्मोन का नाम याद रखना है। तो इससे क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन। अब हार्मोन कौन सा स्रावित होता है ये आपको याद रखना है। तो इससे हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है टीआरएच। कौन सा हार्मोन, टीआरएच हार्मोन स्रावित होता है। अब टीआरएच का फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है। तो देखिए टीआरएच का फुल फॉर्म होता है थायरो, ठीक है, थायरोट्रिप्सिन हार्मोन हम बोल सकते हैं। तो थायरोट्रिप्सिन हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन बात कर लिए, थायरोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए थायरोट्रोपिक हार्मोन से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को संतुलित करता है या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इस हार्मोन का कार्य क्या है हमारी बॉडी में, तो ये हार्मोन कार्य क्या करता है, तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तापमान को। टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, यानी किसको नियंत्रित करता है, तापमान को। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारी बॉडी में तापमान को नियंत्रित कौन करता है, थायरोट्रिप्सिन हार्मोन करता है या थायरोट्रोपिक हार्मोन करता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, ग्रंथि हार्मोन कौन सा निकलता है, टीआरएच। कौन सा हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। और इसका कार्य क्या है, बॉडी में टेम्परेचर का नियंत्रण करना। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रंथि को मानव शरीर का तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आप क्या लगाएंगे, हाइपोथैलेमस लगाएंगे कि मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, तो इसे क्या कहते हैं, मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि। तो मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि हम किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, मानव शरीर की तापमापी ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे थायरोट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को नोट करता है या रिकॉर्ड करता है या बैलेंस बना के रखता है। तो मानव बॉडी टेम्परेचर होता कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे जी। देखो बेटा वो थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा टीएसएच, अभी क्लियर करेंगे उसको भी। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करेगा, अभी बताऊंगा। वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है जो 11 है। वेट करिए, ज्यादा आगे मत बढ़िए, समझिए कुछ चीजों को, ठीक है। विकास समझना थोड़ा सा है ना, अभी उनको भी क्लियर करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे यहां से। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो आप बता रहे हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो इन सारी चीजों को मैं यहां पर थायरो को सही लिख दूं, थायरो ऐसे करके आपको याद रखना है, ट्रॉपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, इतना क्लियर करना है। अब देखिए इस ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए
इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और एक और नाम से जानते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, देखिए किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है? तो भी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी किसको कहा जाता है? तो भी आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसको क्यों कहते हैं, कि इसे क्यों कहते हैं सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि? तो बेटा आपको कुछ चीजें समझनी है। क्यों समझनी है वो बताता हूं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने जो ग्रंथियां पढ़ाई वो टोटल कितनी पढ़ाई? 9 पढ़ाई। एंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या कितनी पढ़ाई? 9 पढ़ाई। तो आपको देखना है 9 ग्रंथियों में से एक ग्रंथि तो आपकी कौन सी हो गई? हाइपोथैलेमस। और एक कौन सी हो गई? पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो गई? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। तो गौर करना बेटा आप कि पीयूष ग्रंथि अपने आप में एक हो गई, एक हाइपोथैलेमस हो गई, बची कितनी? 7 ग्रंथियां। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि 7 बची हुई 7 ग्रंथियों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? वो पीयूष ग्रंथि करती है। तो 7 ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करता है जो बची हुई थी? 7 ग्रंथियों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, लेकिन अब पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? तो आपको बेटा याद रखना है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि कह रहे थे? मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड, अर्थात मास्टर ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अन्य 7 ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। लेकिन इतनी सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करने वाला या पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करने वाला कौन है वास्तव में? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड। तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बता दें। चलिए जल्दी जल्दी क्लियर करके बता दें। अगर कोई आपसे पूछता है हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो वास्तव में हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन कार्य कौन कर रहा होता है? पीयूष ग्रंथि। इसलिए कंट्रोलर कौन है? प्रमुख हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि वो 7 ग्रंथियों का नियंत्रण कर रही है। लेकिन पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे? हाइपोथैलेमस को कहेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके चलिए सबका क्लियर है तो फिर ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी थी। अब यहां से जो क्वेश्चन निकलने थे वो आपके लिए कुछ चीजें याद रखने हैं। देखिए अगर क्वेश्चन सीधे सीधे आए कि मानव शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है, तो कौन होगा? थायरोटॉपिक हार्मोन होगा। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है रेगुलेट? देखो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है मानव शरीर का लगभग में। अगर हम बात करें 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग में, लेकिन हम इसे टोटल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं। तो आपको बेटा याद रखना है, तो कंडीशंस में क्या याद रखना है कि इन सारी चीजों को जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित बनाने का कार्य कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कर रही है, ग्रंथि कर रही है, ऐसे आपको याद रखना है। लेकिन जब ये मस्तिष्क में होगा तो क्या कार्य करेगा? प्यार, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, सोना, इन सब का नियंत्रण करेगा। नफरत भी बोल सकते हो, जब प्यार करेंगे तो नफरत भी करेंगे, तो कंडीशंस में ये सभी आ जाएगा। घृणा भी करेंगे, जब गुस्सा करेंगे तो घृणा भी करेंगे। सभी चीजों का नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए तो ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से मैं इसे क्या करूंगा? साफ करूंगा फिर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मुझे क्लियर करके बता दीजिए आप लोग, जल्दी से क्लियर करेंगे। चलिए फिर मैं इसे साफ कर देता हूं। आपको बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना है, इसको आप जरूर करिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मुझे पता है 9 बजे किसी का भी पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी क्लास के प्रति सीरियस हैं, अपने एग्जाम्स के प्रति सीरियस हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आपको इसे क्लियर कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो उनको
ओके चलो बढ़िया है, तुम्हारा मन तो होता है कहीं ना कहीं, मैं तो सोचा किसी का भी मन नहीं होता। ठीक है चलिए, तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही ग्रंथियों का हम क्लियर करते हैं। अब जो क्लास लगेगी वो आपकी कल लगेगी, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आज तो वो मैंने आपको टाइम दे दिया था, इस वजह से रेगुलर टाइम देकर टाइम पर क्लास नहीं हो पाती थी, तो थोड़ा सा जल्दी में आ जाए थे। ठीक है, तो कल हम यहां से पीयूष ग्रंथियां और इसकी सारी ग्रंथियों को हम क्लियर करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के। तो आज की क्लास यहीं पर पोस्टपोन करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और शिवांगी मैं बता दूं 21 सितंबर तक शायद पॉसिबल है कि कोचिंग ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो तब आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है चलिए, तो अभी जल्दी जल्दी आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और फिर हम इसके बाद क्लास जो लेंगे वो आपकी नेक्स्ट डे यानी कल लेंगे। ठीक है चलिए, धन्यवाद आप सभी का और राधे राधे। आप सभी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। मैं 5 मिनट आपके डाउट सेक्शन के लिए छोड़ देता हूं, बताइए जल्दी जल्दी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है, तो प्लीज ये सब चीजें आपको जरूरी है, ये सारी चीजें आप लोग करते रहेंगे। चलिए जी दाऊ जी, होने वाली हैं, कोचिंग भी ओपन होंगी, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है चलिए, ठीक है फिर, जय हिंद, राधे राधे आप सभी को।